डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर शिरोमणि जी, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी, डॉक्टर उमा शंकर जी, मंच संचालन कर रहे डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी, डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी जी, प्रोफेसर के.पी. वर्मा साहब, प्रोफेसर दिलीप कुमार जी और इस सभा में उपस्थित आप सभी मान्यवर देवियों और सज्जनों, आज का दिन मैं समझता हूँ बड़ा गौरव का दिन है। वह इसलिए कि गया के ही नहीं, बिहार के ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के महाकवि गोवर्धन प्रसाद सदैव का जन्म शती समारोह है। 1925 में उनका जन्म हुआ था और आज 2025 100 वर्ष पूरे हुए। और मैं समझता हूँ गया के इतिहास में, साहित्यिक जगत में बहुत बड़ा नाम है सदैव जी का। ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास तो है ही अलग है, लेकिन गया के साहित्य का इतिहास भी अलग है। मित्रों, गया की भूमि साहित्य से बड़ा उर्वरा नहीं है, इतनी उर्वरा नहीं है कि बिना खाद पानी की जो ऐसा उपजा कि एक से एक रत्न, एक से एक विद्वान, एक से एक मनीषी इस गया की धरती पर पैदा हुए। हंस कुमार तिवारी, मोहनलाल महतो, गुलाब खंडेलवाल, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, गोवर्धन प्रसाद सदैव, डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन, ये ऐसे और करीब हुए इस धरती की साहित्यिक जगत को एक नई ऊष्मा दिया, एक नई रोशनी दिया, एक नई शक्ति दी इन लोगों ने। मैं समझता हूँ कि इतिहास में हम अवलोकन करें तो 1990 का जो काल था वो मोहनलाल महतो वियोगी का रहा होगा। और मोहनलाल महतो वियोगी ने अपनी साहित्य साधना से इस गया को ऐसा सींचा कि वह सिंचन आज तक चली आ रही है। 1990 के बाद जब महतो जी की मृत्यु हो गई तो गोवर्धन प्रसाद सदैव ध्रुव हम कहें गया के साहित्य में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सदैव गोवर्धन प्रसाद सदैव इसी धारा धाम पर गया में जन्म लेकर बहुत से काम करते हुए, सरकारी सेवा को निर्वहन करते हुए 1925 में 11 अक्टूबर को पैदा होने के बाद बहुत से काम किए करते रहे और 1990 से लेकर के 1917 तक उन्होंने जो सेवाएं दी, अवकाश प्राप्त करने के बाद साहित्य की जो सेवा की वो अद्भुत है। गया की धरती पर अनेकों रत्न पैदा हुआ मेरे मित्रों, और गया ये ख्याति लब्ध इसलिए नहीं हुए कि सही से उनका हम समीक्षा नहीं कर सके, उनका मूल्यांकन नहीं कर सके। आर्यावर्त महतो जी का देखें, उच्च कोटि का महाकाव्य है और जितने भी छायावादी कवि हैं, चाहे वह रामायणी हो, चाहे चिदम्बरा हो, चाहे यामा हो, किसी की स्थिति में कम नहीं है। और उनके जाने के बाद युग आया सदैव युग हम कह सकते हैं। सदैव युग में सदैव जी की सरलता, सहजता इतनी अधिक थी कि हम सभी बाल बच्चे बूढ़े कलित बजाया करते थे। सदैव जी की जो रचना है, बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन उनका जो रामाख्यान है अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित वह महाकाव्य अगर किसी दूसरे प्रांत में होता या समीक्षा किए हुए होते तो रचना उत्कृष्ट उच्च कोटि की हुआ करती। मैंने तो पढ़ा है, वैसे संगीत का साहित्य भी पढ़ा है, अन्य चीजों को भी पढ़ा है, लेकिन जो गहनता, सरलता और सहजता रामाख्यान में मिलता है उसे आनंद में नहीं मिलता है। और राम निरंजन परी मिलेंदु ने उनकी भूमिका लिखते लिखते यहाँ तक कह दिया कि रामाख्यान की रचना कभी कभी हुआ है।
तो ये सदैव जी की विशेषता है। सदैव जी अपने युग बिल्कुल प्रतिनिधि हुआ करते थे और उन्होंने प्रतिनिधित्व किया काल रचनाओं से लेकर के, सामाजिक उपयोगिता से लेकर के और झूठ के, मैं तो ये कहूँगा कि छायावाद, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, जितने भी हैं वाद, सब वादों में उनकी रचनाएं मिलती है और समाहित हो जाती है। सबसे बड़ी विशेषता सदैव जी की हुई है। आज स्वामी धर्म की एकत्रित है, उस महापुरुष के मनाने के लिए, उस मनुष्य को श्रद्धांजलि देने के लिए। और सबसे बड़ी विशेषता मैं ये पाता हूँ उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में भक्ति की पराकाष्ठा। मित्रों, भक्ति काल के तो बहुत से कवि हुए, भक्त कवि हुए, भक्त कालिदास हुए, तुलसीदास हुए, कवि हुए, आदि आदि हुए, लेकिन सभी कवियों की अपनी अपनी विशेषता है। सूर्य के काव्य को हम लें तो सूर्य ने सख्य भाव की भक्ति को अपनाया, तुलसीदास ने दास्य भक्ति को अपनाया, तुलसीदास ने। कबीर की रहस्यवादिता अलग है। और ये राम काव्य की परंपरा तो चली, आज तक चलती आ रही है। उस भक्ति काल की परंपरा में तो ये कहूँगा कि हमारे जो मनुष्यों ने कहा, न हम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इस श्लोक के परिवेश में मैं परिवार्जन करूं, सदैव जी बहुत आगे मिलते हैं। सदैव जी कहते हैं, झरेजो नयन से यही तो भजन है, झरेजो नयन से यही तो भजन है, तो बरसते गगन का कहाँ व्याकरण है। झरेजो नयन से यही तो भजन है, तो बरसते गगन का कहाँ व्याकरण है। यही है भक्ति। और भक्ति भक्तस्य जीवनम, हमारे मनुष्यों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा। उस परंपरा के परिवेश में जब हम तुलना करते हैं तो सदैव जी बहुत आगे चले जाते हैं। जिसकी भक्ति में तो व्याकरण है, तो कोई नियम है, तो कोई कानून है, यही भक्ति है। तो ये सदैव जी की विशेषता है, उनकी और सदैव जी जब और आगे बढ़ते जाते हैं तो ये वाद से हटते हुए और आगे जब बढ़ते हैं तो एक यथार्थ की ओर बढ़ जाते हैं। वह कवि जो समाज की चिंतन करता है, जो मानवता का मंदिर लिखता है और उस मानवता की मंदिर के गुंबद की बात करता है, वह कवि जब और बुढ़ापे में पहुंचता है, जैसा सुना रहे थे प्रदीप जी, उनकी कविता को पढ़ेंगे तो आकाश पर कठिन होंगे। जो भक्त कवि ये कहता है कहाँ व्याकरण है, वह कवि जब जीवन के यथार्थ पर आ जाता है और जीवन को जब सहता है, जड़ता है, परिवार में पलता है, समाज में रहता है, तब कवि के लिए अपनी संघर्ष टूट पड़ता है। हरा पूरा घर किंतु अकेले रहना अच्छा लगता है। वही कवि कहता है जो समाज में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, लेकिन जब अंतिम स्थिति उनकी जब आती है, जब उन्होंने जीवन के यथार्थ को जब कवि अनुभव करता है, तब कवि कहता है हरा पूरा घर किंतु अकेले रहना अच्छा लगता है। कौन सुनेगा अपनों से कहना अच्छा लगता है। नदी वही है, नाव वही है, करने पर पतवार नहीं। आज की स्थिति है, आज मैं समझता हूँ हर साहित्यकार की स्थिति यही है जो सदैव जी की थी। कभी रो उठता है ये कहते हुए कि कौन सुनेगा, अपने से ही कहना अच्छा लगता है। नदी वही है, नाव वही है, करने पर पतवार नहीं। सबका मुझ पर किंतु किसी पर अब मेरा अधिकार नहीं। बात पते की रही नहीं, अनुभव के उजले केसों से अब तो अपनी गिनती होती बचे कुछ अवशेषों में। कभी कभी ऐसा सुनना भी इतना अच्छा लगता है, देख चुका न कई बसंत रूप वो भी अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। सदैव जी यही कोई विशेषता थी। घर जैसे कभी लोग बोल देगा, मैं सदैव जी हंसते हुए कहते थे कि जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो लोग यही कहता है कहा बच्चा की तरह बात करेंगे। तब उन्होंने कविता में लिखा कि देख चुका बसंत जो वह भी अच्छा लगता है। वो कवि
इसी ज्ञात धाम में पैदा हुआ, इसी ज्ञात धरती पर पैदा हुआ, और हम आज उसी कवि की 100वीं जन्म तिथि मना रहे हैं, एकत्रित हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि हम जितनी भी संस्कार हैं, कवि हैं, प्रेरणा दें, ज्ञात धाम की धरती साहित्यिक ऊर्जा को बनाए रखे, सदैव जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर हम इसी रचना करें, ताकि सदैव जी का रूप था उस परंपरा निर्वहन करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम ये करते रहें। तो इस तरह से सदैव जी ने, मैं ज़्यादा समय नहीं कहूँगा, मेरे मित्र बहुत से वक्ता हैं, बहुत समय का बहुत सा कार्यक्रम है, हमारे जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा लगता है कोई श्रोता इसमें नहीं है, सब वक्ता है, सब अच्छे बोल सकते हैं, सारे लगता है। यहाँ समय लगता है मैं कुछ ज़्यादा ले लूँ, आप क्षमा करेंगे, मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूँगा। और वक्ताओं से भी यही कहूँगा कि 10-15 मिनट के अंदर समय ये करें, थोड़ा ज़्यादा समय ले ले तो क्षमा करेंगे। तो ये सदैव जी की बात हुई। आज हम सहयात्री पत्रिका का लोकार्पण भी करेंगे, जो सहयात्री पत्रिका सदैव जी की संपादित की हुई, वे संस्थापक थे, सहयात्री के संस्थापक थे। उनकी मृत्यु के बाद उसी से वो 3-4 साल पत्रिका बंद रही और वह पत्रिका आई, और उस पत्रिका में ये अभी जो हम लोग लोकार्पण करेंगे ये सदैव जी विशेषांक है। बड़े अच्छे आलेख आए हैं, डॉक्टर रामकृष्ण जी की रचना है, राधा नंद जी की रचना उसमें है, आप देखिएगा उसमें प्रेमी जी की रचना है, अनुभव है। तो इस तरह की वह रचना बहुत उच्च कोटि की रचनाएं हैं। और मैं बताऊं, 2-3 दिन पहले उनकी रचना आई डॉक्टर जन बहादुर पांडे रांची से, इतनी अच्छी रचना कि मुझे अफसोस है कि मैं नहीं छाप सका, कुछ समय नहीं मिला। उन्होंने राम काव्य की परंपरा को निर्वहन करते हुए सदैव जी की भूमिका को बड़ी अच्छी चित्रण किया उन्होंने। अरविंद जी की भी रचना है, उसमें बड़ा अच्छा स्मरण। तो ये सहयात्री पत्रिका सदैव जी की निकाली हुई, संपादित की हुई, आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से निरंतर चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मित्रों, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभाशंसा से मेरी भी एक पुस्तक है, ये मेरी 7वीं पुस्तक है, साहित्य और मानवीय चेतना। साहित्य और मानवीय चेतना को आपको हाथे में देते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। मैं ज़्यादा न बोलूँगा साहित्य पर, कि पूरी भूमिका मेरे साहित्य और मानवीय चेतना को 2 मिनट 1 मिनट में समाप्त करता हूँ कि साहित्य और मानवीय चेतना क्या है। तो साहित्य और मानवीय चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साहित्य और मानवीय चेतना को आप अलग नहीं कर सकते हैं। साहित्य इस समाज का दर्पण कहा जाता है, मानव जीवन के संवेदनशील और सामाजिक पहलुओं को उजागर करता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की वास्तविकताओं को समझने, विचारों को व्यक्त करने और उनमें सुधार लाने का एक प्रभावी कदम है। साहित्य मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और आंतरिक प्रक्रियाओं का सबसे समृद्ध और व्यापक रिकॉर्ड है। कथा, कविता, नाटक या निबंध, कोई भी साहित्यिक विधा हो, वह पात्रों के मन, उनके संघर्षों, प्रेम, करुणा, क्रोध और आशाओं को चित्रित करती है। जब पाठक किसी रचनाओं को पढ़ता है तो उन अनुभवों में जीता है, जिससे उसकी अपनी भावनात्मक समझ का विस्तार होता है और चेतना का विकास होता है। साहित्य में व्यक्तिगत राग द्वेष की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता और लोकहित की भावना को जोड़ता है। साहित्य ने हमेशा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सामाजिक विषमताओं, अत्याचारों और मानवाधिकारों में परिचय भेज देती हूँ इंग्लिश में जागरूकता आती है, तो बताता है कि जीवन मूल्यों की स्थापना और उसका लोकार्पण करे और सही अर्थों में जो रश्मि की बात जब आती है, अंग्रेजी की प्रोफेसर कि हिंदी लिखती है, इतनी अच्छी हिंदी लिखती है कि इसकी किताबें, इसकी एक किताब का मैंने
समीक्षा जो अगले अंक के सहयात्री में है जी। आगे क्षमा और ये है हमें जाना कहाँ, एक इसी पुस्तक है उसकी एक एक उनका थोड़ी सी मैं पढ़ देता हूँ एक पैराग्राफ। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी का कविता संग्रह हिंदी साहित्य में एक नया आयाम प्रस्तुत करता है हमें जाना कहाँ। इन्हीं आयामों में चिंतन सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कविताओं का विषय सामयिक है जो पाठकों को अपने निमज्जित करते हुए आगे बढ़ता है। संग्रह में कुल 57 रचनाएं हैं जिनकी विभिन्न शीर्षक विभिन्न विषयों पर संकलित करते हैं, किंतु सभी कविताएं मनुष्य को चारों ओर घूमती हैं। मनुष्य, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, जीव जगत, आदमी और सबका समाज ही कवित्री की अनुभूति से विषय है। मशीनी युग में मशीनी मानवों के मत भावनाओं की स्मृति एहसास करा जाती है कि आज भी मानव जब सब कुछ ढूंढने पाने को आतुर है तो स्वभावों को स्मृति में बहाल जाता है जहाँ मनुष्य का निर्माण किया जाता है। मनुष्य का बंजारा मन कब कहाँ प्रस्तुत कर देगा यह निधि के हाथ में है। बंजारा मन की गति गति सभी आतुर हैं और कवित्री कब उठती है, रात भर होता है। रात भर रोता रहा मन है विकल्प प्रताप से, जिंदगी मुझको मिली किस देवता के शाप से। अभी क्या इस जन्म का तो चल रही श्वासे भला, हर किसी की दुश्मनी से है नहीं कि कुछ भी किया। ये इसकी कौन ये यथार्थ है। तो आज हम डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी करके सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप लोगों को ज़्यादा समय में न लेते हुए पुनः आप लोगों को एक बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साहित्य महापरिषद की ओर से आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। साहित्यकारों की पूरी टोली खड़ी हो गई है। जैसा सर ने कहा कि सदैव युग कहना चाहिए, वाकई में सदैव जी की रचनाओं को देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए ऐसा लगता ही है कि सदैव युग का तो खैर बिल्कुल सटीक नाम दिया है सर आपने कि गया की धरती आपकी जो साहित्य की दुनिया है उसमें एक सदैव युग भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी रचनाओं जो सदैव जी की रचनाएं हैं उसके बाद भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हुई। सर ने रामाख्यान का भी नाम लिया, वो हम कार्यक्रम के बीच में भी उन रचनाओं को हम एक बार अवलोकन करते चलेंगे। इसके बाद की जो कड़ी है हमारे साथ, जो हमारी आज के साहित्यकार हैं, जो सम्मानित साहित्यकार हैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी। सर ने बहुत ही अच्छा परिचय दिया है इनका। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी मैम अंग्रेजी विभाग में है, सहायक प्राध्यापक हैं, जीबीएम कॉलेज में हैं और लगातार सक्रिय है। सबसे बड़ी बात यह है कि रश्मि प्रियदर्शी मैम लगातार सक्रिय हैं, शब्द वीणा संस्था चलाती है, उनके एक तरह से संस्थापक सदस्य हैं। और जैसा कि सर ने कहा इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो गई हैं, जिसमें जो अभी हाल ही में प्रकाशित काव्य संग्रह है हमें जाना कहाँ में जो 57 कविताएं हैं वो हम सभी को पढ़नी चाहिए। वाकई में बहुत ही ये जो खासियत जो साहित्यिक दुनिया है इतने विशाल, इतना विराट है कि इसमें जो हम जैसे साहित्यकार हैं वो लगातार उसमें अपने जो कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से साहित्य की दुनिया को एक तरह से पूरित करके चल रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंहासन सर से निवेदन करता हूँ कि आज जो हमारी सम्मानित साहित्यकार हैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी मैडम आ जाइए। माल्यार्पण के माध्यम से मैडम का स्वागत किया जा रहा है। मजेदार पुनः हार्दिक बधाई, अभिनंदन रश्मि मैडम को। ये प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ। साहित्य महापरिषद गयानी प्रशस्ति पत्र डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी को गोवर्धन प्रसाद सदैव सम्मान। आपने अपनी साधना से विद्या वैभव प्राप्त किया है और विद्या ने आपको एकांत साधक एवं चिंतक बनाया है। सीमाओं से मुक्त होकर आपका जो भी चिंतन मनन है उसमें सत्य का अन्वेषण और शिव का सौंदर्य है। आपका कृतित्व नितांत समुज्ज्वल है।
साहित्य महापरिषद गया जी वर्धन प्रसाद सदैव सम्मान प्रदान कर अपना मानव में मधु पर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग यह सचमुच का ऐतिहासिक पल है लक्ष्मी मैडम के लिए, हम सभी के लिए। गोवर्धन प्रसाद सदैव सम्मान से बहुत बहुत सम्मानित धन्यवाद किया जा रहा है। आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में ही कहा गया था कि यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई हिस्सों में बटा हुआ है। हमने सम्मानित साहित्यकार को सम्मानित कर दिया है। उसके बाद जो सह्याद्री पत्रिका है जो निरंतर निकल रही है और खास करके राम सिंहासन सर की जो एक कर्मठता है वो पत्रिका के निकलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। मैं सर से निवेदन करता हूं कि काफी सम्मानित अतिथियों से भी निवेदन है कि इस पत्रिका का इस नए अंक का लोकार्पण करें जो भी गोवर्धन प्रसाद सदैव जी पर केंद्रित है। यह अंक और बहुत ही पठनीय है, जैसा कि सर ने बताया कि इस अंक में संग्रहणीय लेख हैं जिससे हम सभी का मतलब इस तरह से मार्गदर्शन हो सकता है और यह अंक सचमुच में सहेजने लायक साबित होगा। कुमारकांत जी से भी निवेदन है, पत्रिका के संपादक कुमारकांत सर से निवेदन है कि आए और पत्रिका का लोकार्पण करें। कुमारकांत सर। कुमारकांत सर अब हाजिर हुए हैं। आपकी उपस्थिति में सर पत्रिका का लोकार्पण कर दिया गया और हम सभी जानते हैं कि कुमारकांत सर जो है वो सह्याद्री पत्रिका के संपादक हैं। इनके संपादकत्व में पत्रिका का जो है वो प्रकाशन हो रहा है लगातार। एक बार फिर से संपादक के साथ खिंचवाते हैं। रामकृष्ण मिश्र जी और प्रेम जी से आग्रह है। रामकृष्ण मिश्र सर और सचिदानंद प्रेमी सर से आग्रह है कि वे भी आए पत्रिका का लोकार्पण में हिस्सा योगदान दें। अभी जो है अगला जो लोकार्पण है सर की जो डॉक्टर राम सिंहासन सर की जो पुस्तक है साहित्य और मानवीय चेतना, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। यह किताब वाकई में बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि इसका प्रकाशन हंस जो प्रकाशन है जो दिल्ली में है और बनारस में इसके केंद्र है, वहाँ से यह किताब प्रकाशित हुई है। हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं वह जो है वो किताब का लोकार्पण कर रहे हैं। सर को इस किताब के लिए बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत बधाई हम सभी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंहासन सर के लिए। यह सचमुच का बहुत ही विशद पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, बहुत ही खास पल है, बहुत ही मुबारक पल है। जितना कहा जाए कम होगा।
क्योंकि पत्रिका के साथ में सर की जो किताब है साहित्य और मानवीय चेतना, उसका भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे माननीय अतिथि सभी अतिथिगण किताब का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर सभी का। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे इसमें बटा हुआ है। अब हम विधिवत शुरुआत इस रूप में की जो साहित्यिक अवदान पर हम बातचीत करने वाले हैं गोवर्धन प्रसाद सदैव, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि गोवर्धन प्रसाद सदैव की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो सचमुच में बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। सबसे ज़्यादा जो है उनमें एक तरह से देखा जाए तो पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी उन्होंने किया, रचनाएं भी की, न केवल कविता बल्कि उन्होंने दूसरी रचनाएं जैसे काव्य संग्रह, कविता, कहानी संग्रह भी उन्होंने कई उनके प्रकाशित हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है उनमें है संधान, मनोहार, कुठारी की आत्मा, फुलवारी, फूलों की त्यागी, प्रणति, लोक ऋषि, अंधकार तिलमिला उठा, अपनी बगिया अपने फूल, वायुनंदन, राम आख्यान जिसकी चर्चा रामस्वरूप सर कर रहे थे, जो एक तरह का महाकाव्य है, सन्नाटे का संगीत, संकल्प, ये सब कविता काल संग्रह है उनके। मन मंदिर, कालचक्र उनकी जो है डायरी है, बाल डायरी है। तीन तीर्थ उनके खंड काव्य है। भगवान बुद्ध जो है एक तरह से उनकी जीवनी है बुद्ध को लेकर, और खास करके इस जीवनी के साथ में खास बात यह है कि किशोरों के लिए काफी उपयोगी है। तो मैं विशेष समय न लेते हुए जो हम डॉक्टर रामकृष्ण सिंह सर से निवेदन करते हैं कि आए और गोवर्धन प्रसाद सदैव जी की साहित्यिक अवदान को लेकर बातचीत करें। डॉक्टर रामकृष्ण सिंह सर से निवेदन है सर, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रामकृष्ण सर के लिए। आप सभी जैसा कि हम शासन ने अपने वक्तव्य में कहा के बारे में, इसके साहित्य योगदान के बारे में, बड़ी लंबी परंपरा। जब तेंदु युग का प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय गया की धरती तेंदु के उत्साह से इतना प्रभावित हो गया था कि उस समय अधिकांश लोग ब्रज भाषा, अवधी और हिंदी बोली है, उसमें रचनाएं हुई। यहाँ के शीर्ष कवि आए जाते हैं ये पंडित मोहनलाल युग, तो उनकी आरंभिक काव्य यात्रा ब्रज से शुरू, ब्रज भाषा से शुरू, ब्रज भाषा में कविताएं थे। और उस काल में लंबी कविता की परंपरा नहीं थी, बल्कि समस्या पूर्ति होती थी। और एक संगठन, कई संगठन कई है, कुछ अंदर गया, प्राचीन गया, वहाँ कुछ इलाहाबाद भूषण संस्कृत पाठशाला, यहाँ अभी कॉलेज है, तो इस तरह जगह जगह विद्वानों की गोष्ठी बैठती थी और समस्याएं रखी जाती थी संस्कृत में और हिंदी में। तो उस पर लोग पूर्ति करते थे, अपनी बात रखते थे। केवल आत्मीयता नहीं, सामाजिक परिवेश, सामाजिक चेतना की बातें उसमें कही जाती थी। वो समय था जब खेल भी, शरीर भी, जैसे लोग थे यहाँ आधो मिश्र भी, रसुल्लाह सिराज, राम नरेश ना है, ये तमाम लोग अच्छे लिखने वाले थे। मदन मोहन सरोज जो योगी जी के अपने आप को शिष्य मानते थे,
मोहन मदनलाल नेहरू, ये सभी उच्च कोटि के जो बाहर से जब भी निराला नहीं आते थे, आपको मालूम होगा जवाहरलाल हॉल जो केदारनाथ मार्केट में है, अभी उसका नाम तो बदल गया है उस वक्त का, वो हमेशा घूमता रहता था और बाहर से लोग यहाँ आते थे और प्रायः 4 महीने 6 महीने वहाँ एक सम्मेलन होता था गंगोल का, जिसमें निराला तो पढ़ाए जाते थे और गुलाब खंडेलवाल यहाँ उठते थे, क्योंकि गुलाब खंडेलवाल समर्थ थे और भगत के लिए। उस समय एक दौर था जो छांदस करता है, तब रबड़ छंद और भोपी छंद की बात नहीं थी, लोग छंदों में लिखते थे, पुराने छंद सवैया, कवित्त, हराक्षरी। और फिर योगी जी ने जो हिंदी का आरंभ किया, अरे वो मुद्दा रह गया, तो लोग इनके साथ हुए और उस काल में योगी के समय में लिखने वाले लोगों में एक स्मरणीय है नारायण लाल कटरिया जिनका जिनकी एक पुस्तक ब्याज लहजे साहित्य सम्मेलन के रूप से मुद्रित करवाकर उन्हें उनके नागरिक सम्मान के रूप में रखा किया गया। अक्षयवट के नाम तो नहीं, वो योगी जी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि योगी जी को गुरु मानते थे और जब उसका लोकार्पण हुआ था तो योगी जी को बुलाया गया। उस समय वो बहुत बीमार कैंसर के पीड़ित थे और लेकिन किसी तरह वो उठकर उनके चरणों पर अपना सिर रखा। तो ऐसे लोग थे, आपको शायद मालूम हो कि योगी जी एकाएक कविता नहीं लिखने लगे, पहले उन्होंने कार्टून बनाना शुरू किया, व्यंग्य चित्र। उनके व्यंग्य चित्रों की एक कोई फाइल और बाबू ने मुझको दिखाया, कोई बक्से में बहुत बड़ा और वहाँ उन्होंने वो चित्र जो बनाया उस पर 2 पंक्तियाँ नीचे में उनकी शुरुआत की और फिर और आया सदैव जी बहुत बात नहीं ख्याल करने लगे, वो मुक्त हो गए थे, सेवा मुक्त हो गए थे। संभवतः वो 32 वर्षों से अधिक पेंशन योगी जी की तरह ही, उनकी सादगी की तरह ही हमारे गोवर्धन जी सदैव ही, क्योंकि जब भी बातें उनसे होती थी, हाँ भाई क्या हाल चाल हो, ठीक है, बड़ी देर से पेट में फैल गए, वो भी ऐसी उनकी बातें होती थी। मुझे एक दिन उन्होंने फोन करके बुलाया कि आवाना, मैं गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखा आज तक लियो ना, जबकि वो संपादक है बाल पत्रिकाओं का, और चूंकि बाल पत्रिकाओं का संपादन जो करता है उससे जो जुड़ा रहता है, उसकी भाषा में, उसके भाव में वो केवल बचपना नहीं रहता, उसको एक दर्शन रहता है। और ये बातें थी, तो उन्होंने कहा कि आजकल हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा लिखेंगे, ठीक। उन्होंने बताया कि 4 बजे मैं उठता हूँ और फिर नृत्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके बैठ जाता हूँ और जब तक 5-6 पृष्ठ का सामान नहीं लिखिएगा तब तक नाश्ता। और फिर जब वो पुस्तक तैयार हो गई तब उन्होंने मुझे अपने हाथों से परमात्मा दिया, मैंने उसको पढ़ा और एक दिन खास करके जाकर मैंने देखा कि आपकी इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें आपने लिखी हैं, पतली मोटी, और जो साफ साफ शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करते हैं,
एक अगर केवल रामाख्यान ही आता तो यही पर्याप्त था आपके जीवन दर्शन के लिए, आपकी आध्यात्मिक इतिहास के लिए। यही एक प्रमाण है और बाकी पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सदय जी से मेरा वो एक प्राकृतिक तो नहीं बल्कि मधुतिक हमारा संबंध, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती थी जो हमसे पकड़ी नहीं पाती। और इसे मान लीजिए वो तर्पण के यहाँ पे पत्रिका समाचार प्रकाशित होती थी पिछले पक्ष के समय में, तो उस समय मैं उसका कुछ नहीं करता, लेकिन उसको बुलाते थे वो, क्योंकि जो उदाहरण आते थे उसमें लेखनी संस्कृत के उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर मेरा उनसे थोड़ा सा मतांतर होता है, क्योंकि वो जो आलेख आते थे और संस्कृत के उदाहरण होते थे, तो उसमें चूंकि कहीं से किसी पत्रिका से या कहीं से उठा लिया गया था सीधे उस ग्रंथ से, जहाँ जैसे मान लीजिए कि ऋग्वेद का दिया जा रहा है उसमें, तो ऋग्वेद के मंत्र जो उसमें दिए गए हैं वो कहीं से उठा कर दिए गए हैं, किसी के द्वारा पहले उद्धृत दिए गए हैं और तब दिए, तो उसमें वर्तनी की अशुद्धि। तो मैंने उनको कहा कि इसको आप ऐसा कीजिए कि उनको कहिए कि इसमें किस मंडल का किस सूक्त का है ये, ताकि सूक्त देखने में सुविधा होगी, आसानी हो। अब इतना ये करे जा है चला जा जगह से बस उनको सब कुछ नहीं करना। कई बार ऐसा हुआ है, मैं ठीक की बात कर रहा हूँ कैसे कुछ स्लोगन्स लिखे गए हैं, खास करके पितृपक्ष के समय में, तो उसमें मेरी थोड़ी आपत्ति होती है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा ये कौन बनाते हैं, कौन लिखते हैं, इसका कोई संपादन नहीं करते हैं। तो क्या हो बताया उनको ऐसा है, तो इसलिए गलत है। अब बात हमारे चार कितना दिन तक चला, तो ये उनकी सरलता है, सरल स्वीकारिता। और एक शब्द है अवह, ये प्राय बहुत दिनों तक चला, अतिथि देवो अवह, अवह के बाद शक। तो कई बार हमने उनको कहा कि ये गलत है, क्योंकि बाहर से जितने लोग आते हैं गया में, तो कम से कम सारे लोग अनपढ़ हों ऐसा तो नहीं है, कुछ तो जानकार लोग होते हैं, तो उनको कैसा लगता है कि क्या यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या। इस साल भी वही हुआ, इस साल भी जो स्लोगन्स लिखे गए उसमें भयंकर बुरे थे। तो हालांकि हमने फेसबुक पर लिखा, तो जिनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने मुझको जवाब दिया, तो कृपया फेसबुक पर न लिखें, मेरे व्हाट्सएप पर लिखें, मुझे फोन कर बताएं। उनका ठीक से तो ऐसा करते हैं कि जिसको हमने ठेका दिया है वो जानते हैं आप, वो लाखों रुपए का ठेका था, इसलिए क्या है वो 1-1.5 लाख का ठेका। तो हम तो कहते हैं कि उसको हम ठीक करवाएंगे, तो ठीक है। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फोन किया कि जरा साहब देख लीजिएगा, वो बैतरणी की तरफ है और बड़सरोवर की तरफ है और फिर असमाधान घाट की तरफ उस तरफ है, तो बस आप देख लीजिए। वो कहा है कि मुझे ठीक कर दिया है। हमने भी हम भी निष्क्रिय हो गए, भाई हम क्या करें, ये स्थिति है। तो ये हमारा होता, लेकिन वो मानते बहुत थे। मेरे घर आते एक जरा सा कोई बात हो तो कहा कि उनको कहते थे कि तनी अपने के दर्शन करेला अपने तो कहाँ आवे थे। ये सरलता थी, और जहाँ अखड़ता होती है वो अड़ जाते थे। हमारे उनके बीच में कुछ थोड़ा सा कटु संबंध भी हुआ था अंतर शरीरा को लेकर। अंतर शरीरा का संपादन भी करते थे, तो उसमें विचार हुआ कि इस अंक को अतिथि संपादक के रूप में निकाला जाए और अतिथि संपादक वर्धन प्रकाश सदैव को बनाया। ठीक है, अच्छी बात है। तो सदैव जी को मेरे पास जो सामग्री थी मैंने उनको दे दी पूरी फाइल, और फिर उन्होंने बहुत सारी लोगों से अपने संपर्क से कामाधुनिका से और कहाँ से मंगवाए, और पता नहीं किस बात पर जिच हो गया
मेरे साथ सीधे जमी। तो मैंने ये कहा कि पत्रिका का एक सिद्धांत था कि पत्रिका में जितनी सामग्री होगी उसमें 60% सामग्री स्थानीय साहित्यकारों की होगी और 40% बाहर से जो लोग आएंगे। तो हमने जो फाइल देखा प्रेस में जा करके, तो हमने देखा कि उसमें 40 क्या वो 80% बाहर के लोग। तो यही मुझको अच्छा नहीं लगा। तो एक यहाँ से राजगीर पहल कर रहे थे, तो हमने राजे से कहा कि राजे आपने फाइल देखा है, जरा देखिए और जरा सही बताइए इस पत्रिका का सिद्धांत क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे लोग क्या चाहते हैं। तो ये बातें उन्होंने जाके कही और उसके बाद वो प्रेस में गए और पूरी फाइल उठाकर वहां से अपने घर। तो फिर हम जब प्रेस में गए तो पता था कि फाइल को सब लिए। फिर हमने राज को कहा कि फाइल तो नहीं है, क्या होगा। अब उन्होंने अपने जितने भी उन्होंने कलेक्ट किया था, जो भी कलेक्ट किया था मैटर दुमका से और कहाँ कहाँ से बाहर से, उस सबको निकाल लिया और केवल फाइल जिसमें 2 आगे की थी तो उसको साथ में लौटा दिया कि हमसे नहीं होगा, हम इसका संपादन नहीं करेंगे। समय भी अपने लिए निकल गया था मार में पर मेरे खिलाफ हो गया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अंतरंग की हैं, हमारे भीतर गिरा भी है और प्रसन्नता भी है कि उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ या उनके अपने आप द्वारा गलत हुआ उसको स्वीकार कर लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक काव्यात्मक प्रतिभा की बात, वो समय था पटना में रहते थे और पटना में एक से एक साहित्यकार लोग थे, उनसे संपर्क था उनका और उस दिशा में वो ग्रुप में घूमते थे, चाहे दिक्कत हो, आरसी बाबू थे, ये सबसे संपर्क था उनका। और उस संपर्क के कारण उनकी भाषा में ऐसी सरलता, गंभीरता के साथ जैसे शब्द लगता है कि अपने खींचे में चला। अलंकारों की बात तो ऐसा लगता है कि जैसे अलंकार हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मेरा उपयोग कीजिए, मेरा उपयोग कीजिए। ये उनकी काव्यात्मक समझ थी। तो समय मैंने बहुत आपका लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहुत बहुत आभार सर। बहुत ही कमाल का वक्तव्य था। सदैव जी के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के ऊपर आपने प्रकाश डाला और सबसे बड़ी बात यह है कि सदैव जी की का जो संबंध है, जो साहित्य की दुनिया में डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उन जैसे साहित्यकारों से जो उनका मिलना है और खास करके जवाहरलाल हॉल में उनका आना, इस तरह के संबंधों पे जो आपने बात रखी है वो सचमुच में हमें बहुत ही लाभान्वित करी है। और इसी समय जब सदैव जी 1925 में पैदा हुए, उस वक्त छायावाद का दौर था, सभी जानते हैं, और छायावाद लगभग अपनी आधी उम्र जो है वो जी चुका था। 1918 से 1936 ईस्वी तक का जो समय है साहित्य की दुनिया में एक ऐसा काल है जिसे हम छायावाद बोलते हैं। उसके 4 बड़े प्रमुख प्रहरी के रूप में आते हैं, उसमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी थे। आपने कहा सर कि व्यंग्य चित्र के माध्यम से इनकी रचनाओं की शुरुआत हुई है और साथ में बाल पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। ये सदैव जी को बड़ा बनाता है क्योंकि उन्होंने साहित्य की विविध आयामों को अपने साहित्यिक जो यात्रा है उसमें उन्होंने जगह दी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी सर को आमंत्रित करता हूँ। ध्यान सर अपने संक्षिप्त वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। सच्चिदानंद प्रेमी सर, एक बार जोरदार तालियां सच्चिदानंद प्रेमी सर के लिए।
जी और आप सभी प्रत्यक्ष जी। मान्यवर, मुझे कहा गया संक्षेप में बोलने के लिए, मैं वैसे ही कैप्सूल बोलता हूँ। और 5 इंद्रिय हैं, 5 सेंस हैं, एक सेंस के लिए 1 मिनट, तो 5 सेंस के लिए 5 मिनट, और 6वां मिनट कॉमन सेंस, और उसके बाद सब नॉन सेंस। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा जितना आप बर्दाश्त कर सके। और अगर बर्दाश्त कर खाली हो जाएगा तो भी क्या करें, बर्दाश्त कर लेंगे। इसलिए कि कुर्ता पीछे से गिरने की पहले पत्थर थी, अब इस तरह का पूजा आ जाता है। तो इसके लिए कुर्ता तो पहले लंबा है, इसीलिए गिरेगी तो फटेगा तो छोटा भी होकर रह जाएगा। पूजा आने का तो उपाय नहीं है। सदैव जी गया के परंपरागत कवि थे, अगर ऐसा कहें तो लगता है कि क्या कितना उचित कितना अनुचित होगा नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इतना कह सकता हूँ, सदैव जी मात्र 4 पंक्तियों के कवि होते अगर काफी बताए हुए। बात पते की रही नहीं अनुभव के उजले केसों में, अब तो मेरी गिनती होती मुझे कुछ अवशेषों में। बात पते की रही नहीं अनुभव के उजले केसों में, इतना दर्द है इसमें छिपा हुआ कि अनुभव के उजले केसों में पते की बात नहीं है। मैं तो मेरी गिनती होती मुझे कुछ अवशेषों में। नदी वही है, नाव वही है, परकर में पतवार नहीं, मुझ पर सबका पर किसी पर अब मेरा अधिकार। इतना ही लिख के छोड़ देते अगर, तो हम समझते हैं गया कि बड़े कवियों सरल स्वभाव। और अब रचना पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि संक्षेप पहले ही कर दिया गया है। रचना में घुसने का मतलब है कि समय रहेगा। इसमें संस्मृतियां सबको जानते हैं कि सबसे अधिक संबंध हमारा सदैव से रहा अधिक दिनों तक में, और कई जगह हम लोग मिले। कई कुछ उनके ऐसे गुमनामी बात भी है जो मैं जानता हूँ, सब कह नहीं सकूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग बात करते थे। हजारीबाग मैं गया था और किसी काम से, और वहाँ उनसे भेंट हुई, गया मिलने गया। मैं एक सूचना जन संपर्क पदाधिकारी से हाउस ग्रुप में सुहेरी मिल गया वहाँ। मैं जानता नहीं था, मैं लौटने लगा तो कहा कि भाई तुम संक्षेप करा, वही बोल रहे थे हमारा घरे जाके आ जाओ। कहाँ घरे जाता है? तो गया जाके गए जाए तो किसे आता है, मोटरसाइकिल हो कि ना पहिया है, चलो नहीं ले चलो, हमारा ले चलो चलो। और वहाँ से क्या सोचते आए, हजारीबाग से चौपारण तक कोई बात उनसे नहीं। और चौपारण में आने के बाद चौपारण की चाय बड़ी नामी हुआ करते थे उस समय। 75 पैसे में 1 कप चाय देता था, 1 गिलास भर के, क्योंकि सब जगह चाय उस समय चारण तो कहे चाय चाय पी लिया जाए यहाँ। और बैठे हम लोग चाय पीने के लिए, 75 पैसे का चाय दिया, 1.5 रुपये देना पड़ा। इसके लिए इस पर चर्चा होते होते गया में करते चले आए। और पहली बार मैंने उनको भैया कहा। उस समय हमारी किताब छप रही थी और योगी साहित्य परिषद किताब छप रही थी, साधना शिखर। हमारी किताब की घर के पंख बोले, दोनों किताबें की प्रेस में जहाँ लिखे यहाँ छप रही। तो उस समय वो पिन जोड़ता था, ऐसे ऐसे करके लेटर बनाता था, फॉन्ट बनाता था, और उसका किताब प्रेस पे करके। तो उन्होंने कहा, हमने कहा पहली किताब चली थी उबिया खंडकाल हमारी, बड़ी शुद्धि रह गई थी, बहुत शुद्धि रह गई थी। और कहा कि भाई तो इतना महादेवी वर्मा ने लिखा उस पर, और उसने क्या लिखा उस समय बुझाया नहीं हमको भी कि अगर जवानी का प्रलाप कविता है तो भारत का हर एक युवा कवि है। एक ही व्याख्या थी उनकी, भूमिका थी महादेवी वर्मा की। लेकिन जो भी लिखा उन्होंने उसमें दे दिया। किताब जब छपी कहा कि भाई देखला ना एक राजना सूत्र और किताब वो ठीक करके छपता है। कल भैया अपना जो मिजाज तो हम कभी थे, लेकिन अब कल क्या हुआ है, अब सबसे बड़ा कवि है प्राप्त छोटा हो कारण की तक हम पढ़ को बना दो। गीत भय के पंख छपने सचमुच में 8 बार 9 बार उन्होंने खूब पढ़ा। रात भर जग करके प्रेस में हाजी कहे कि आज छापिए जगह, रात भर जग गिरजा जी प्रेस में उनके थे, रात भर जग करके वो मोहम्मद पढ़ के कहीं सो जाए। हम तो सो ही रहे थे, लेकिन कहें किताब भाई न जहाँ जगह थी सो ही रहे थे, लेकिन रात भर जग करके उन्होंने
तो उसका प्रूफ पढ़ा और हम चैलेंज के साथ आज कह सकते हैं गीत विधेयक के बंद खुले में एक अक्षर ही कहीं गलती नहीं। यह उनकी प्रेस साधना थी। भैया कहते थे जाते थे, एक बार और ऐसे ही जा रहे थे हम लोग, नलिन जी विद्वान गया सिद्धर बड़े विद्वान माने जाते थे, नलिन जी सदैव जी हम लोग दोनों थे थी मोटरसाइकिल पर। सदैव जी अब कहाँ जा रहे थे हम लोग, स्टेशन तरफ जा रहे थे और स्टेशन पर उस समय राजवाला वर्मा लगाया कैंप लगा करके सबों को 3 को चढ़ने वाले को उठा बैठक कराती थी और कहती थी कि 3 सवारी नहीं करेंगे नारा लगवाती थी सबसे। और हम लोग 3 लोग चढ़े और अब रोकते रोकते गाड़ी पहुंच गई वहीं पर जहाँ गाड़ी से खड़ी थी। हम लोग उसी तरह के आप मुस्कुराई, हम उसका मुंह तक फेर ली। तो अब सही कहे कि भाई बतियाए बाबू भागू यहाँ सब जल्दी से। हम लोग वहां से भागे। जरा सा भी घमंड नहीं था, सब कुछ होता है डिप्टी डायरेक्टर से जरा सा भी कहीं घमंड नहीं था कि हमको क्या करना चाहिए और कहाँ हम जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी जा रहे थे मध्य के लिए, उसी मंगल पांडे जी थे यहाँ डीसी हुआ करते थे, जा रहे थे यूनिवर्सिटी, वर्षा होने लगी और मोटरसाइकिल पर हम लोग थे, झिमने लगे, पेड़ के नीचे छिप गए थोड़ी देर के लिए और कहे कि भैया लौट जाए ना भाई लौट ले किसे, नलिन साथ भी थे, एक ही मोटरसाइकिल पर राजू पर 3 आदमी लोग जा रहे थे, उन्हें लौटे हैं कैसे, चला पहुंच गए देखा जल्दी से। और सचमुच वहाँ जाने के बाद हम लोगों का एक्सेप्ट हो गया वहाँ और उस सिलेबस का जो कागज दिया आज भी मेरे पास उसकी प्रति है प्राप्त की हुई, उन्होंने रिसीव कर दिया। कहीं देखा इतना ज्यादा काम न हो। यह उनकी थी कि जो बात सोचते थे वो बात कर लेते थे, जरा से उसमें हिचक नहीं होती थी बात करने में। और रोज फोन सवेरे कहा भाई तू कहला भाई हला ना, हम कहे कि ना कहे लेकिन उनका भी कच्चा कलाम था, तू कहला आवे लगी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता था कि जल्दी में जा रहे हैं और ऊपर से बैठ के झांक रहे हैं, आए भाई जाई था तो ना आवी थी भैया, तो आप नहीं आवी थी कि जाई थी कहीं नहीं आवी थी कि और बहुत जल्दी कहीं जाना है, बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं, रुकने का मन नहीं है तो रास्ता काट के जाते थे, उस रास्ता से नहीं जाते थे। यह इतना प्रेम, ऐसा प्रेम कहीं नहीं। और यह सबको जानता है, सबसे अधिक संपर्क रहा, अधिक दिनों तक संपर्क उनसे रहा तो मेरा ही रहा और उन्होंने बहुत कुछ दिया। गया ने कई कवि खड़ा किए और सबको कहते थे किताब छपा देकर, और किताब छपा करके उसमें वो प्रयास करते थे कि किताब छप जाए, अच्छी किताबों प्रकाशन अच्छा प्रकाशन है, अच्छा करते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज श्री गोविंद शास्त्री जी करता हूँ। स्मरण बहुत सारे हैं लेकिन समय का अभाव है, पूजा का डर है, इसलिए हम बस इतना ही समाप्त करने सुना समय की भीतर है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। रोचक संस्मरणों के माध्यम से आपने सदैव जी को खोलने की कोशिश की। वाकई में ये तो ऐसा पहलू है जिसकी लगातार सुनते जाना कब नहीं लगता और ये बहुत ही अच्छा था। आप और अगर बोलते तो भी हमें मतलब ये पर्ची नहीं देनी पड़ती, वो पर्ची आपके लिए थी भी नहीं, बहुत कम समय में आपने अपनी बात रखी है। अब मैं अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग के आचार्य उमा शंकर सर से निवेदन करता हूँ कि आए और अपने संक्षिप्त वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। उमा शंकर सर। प्रातः स्मरणीय माँ भारती, सम्मानित मंच, सुधी श्रोतागण, गुरुजन। कहा जाता है मुर्दा जहां अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, साहित्य नहीं है। भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा अपने साहित्य में ही समाहित है। वैदिक काल से लेकर खासकर जिस पर विषय रामाख्यान परंपरा, राम के बीज वेदों में भी ढूंढे गए हैं और वेद से निश्चित राम की कथा को पौराणिक और अन्य ग्रंथों से होते हुए आज भारतीय मानस के जन जन में
प्रसारित है। विभिन्न पुराणों में भारत की लगभग अनेकानेक भाषाओं में हर सचेत कवि ने, रचनाकार ने, सर्जक ने, ऋषि ने, महर्षि ने अपनी अपनी बात को अपने ढंग से कहने का प्रयास किया। सबसे शीर्ष पर शोक को श्लोक में परिणित करने वाले वाल्मीकि ऋषि का नाम बड़ा ही आदर के साथ लिया जाता है और उसी वाल्मीकि जी के मूल तथ्य को आत्मसात करते हुए सदैव जी राम आख्यान के रूप में आधुनिक युग में खड़ी बोली में कालजयी कृति देने का प्रयास किया है। अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो वाल्मीकि से सरस्वती की धारा तुलसीदास के साथ सरजू से होते हुए आगे बढ़कर आई, उसे स्रोतस्विनी गंगा के रूप में प्रवाहित करने का प्रयास सदैव जी ने राम आख्यान के माध्यम से किया। सदैव जी के प्रति काव्यात्मक कुछ अभिव्यक्ति। वरद गया जी महातीर्थ के, वरद गया जी महातीर्थ के, सदैव आप साहित्य तीर्थ थे। अक्षर स्वर में गान जगाया, विमल भक्ति के दिव्य अर्थ थे। शद साहित्य सुसर्जक पोषक, सुसंस्कृति उद्धारक ज्योतित। कहो कौन कवि सदैव महाकवि, करूं मुदित मन नमन समर्पित, करूं मुदित मन नमन समर्पित। पाकर जिस कविवर महान को, धरा गगा जी हुई प्रफुल्लित। पाकर जिस कविवर महान को, धरा गया जी हुई प्रफुल्लित। कालजयी कृति कालजयी कवि सदैव आपको, करूं सुमन मन मुकुलित अर्पित। इनकी जो जितना इनका व्यक्तित्व महान था, कृतित्व उससे कम नहीं। यह कहना कभी कभी विरोधाभास की स्थिति होती है कि व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या दूरी है। वस्तुतः सही सच्चा रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों मिलकर एक बन जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। सहज कर्मरत कर्मठता सद, सरस सरलता वर गुण मंडित। क्या क्या कहूँ अल्पमति मेरी, आप कलम के धनी सुपंडित। मृणमय तन तज चिन्मय पाया, यशः काय तेरी नभ शिखरित। कालजयी कवि सदैव आपको, करूं सुमन करूं नमन सुमन मैं अर्पित। जिस की चर्चा प्रवाह की मैंने की, उसके वर्णन कहा जाता है कि यह जो राम आख्यान है 14 सर्गों में आबद्ध है और कथा वाल्मीकि ऋषि लव कुश से आरंभ करते हैं और कथा का अंत संदेश में लव कुश के माध्यम से किया गया है। कुछ पंक्तियां दर्शनीय है। प्रथम सर्ग में पंक्ति, गुरुवर बोले असुर धरा पर होते जब दुर्दान, नारायण ही नर बनते हैं हरने को सब ध्वान। व्यथित धरित्री हुई दनुज का जागा अत्याचार, मानवता के लिए धरा पर हुआ राम अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य की बात, या जब जब हुआ ही धर्म की हानि वाली बात। और वही अंतिम सर्ग में चतुर्दश सर्ग सुशांत सर्ग में लव कुश बोले। आरंभ गुरुवर की उक्ति से और अंत लव कुश की वाणी से, यानी जो गुरु से प्राप्त धरोहर वो नई पीढ़ी में आ रही है और अब नई पीढ़ी के लोग उसे आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। यह भी संदेश है। लव कुश बोले गुरुवर ने माँ अद्भुत कथा सुनाई, अनुपम कवि आदर्श राम की सबको सुलभ कराई।
रामचरित जो अगम सिंधु है, समझ न कोई पाता है। एक बार जो डूबा उसमें और डूबता जाता है, और डूबता जाता है। राम तत्व का मंत्र यही है। हम सबों के लिए भी सदैव जी ने मंत्र दिया कि राम तत्व का मंत्र यही है। भक्ति हृदय से ग्रहण करो, वचन कर्म और मन से प्रतिफल सात्विकता को वर्ण करो। मन, वचन और कर्म। वाल्मीकि जी ने राम को धर्म से जोड़ा, तुलसीदास ने राम को लोक धर्म से जोड़ा, और सदैव जी ने राम को जनमानस के विवेक से जोड़कर नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया। हम सब उन्हें बार बार नमन करते हैं कि हम सब भी अपने चरित्र में उन गुणों का विकास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी सारगर्भित वक्तव्य आपका रहा। और ये बड़ी कमाल का वक्तव्य है कि वाल्मीकि ने धर्म से राम को जोड़ा, तुलसीदास ने लोक धर्म से और सदैव जी ने नैतिकता से। बहुत खूब बात है ये। और इसके साथ में जो आपका वाचन है और आपका जो, मैं देखिए इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि उमा शंकर सिंह सर का जो किताब है तीसरी आंख खुली है, उसका उन्होंने खुद ही वाचन किया है और एक तरह से उसका पाठ किया और कमाल का पाठ इन्होंने किया है। और वो तीसरी आंख खुली है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर है वो किताब। और कभी मौका मिलेगा तो फिर हम सुनेंगे सर से कि वो कैसा वाचन वो करते हैं उस किताब का अपनी पुस्तक से। अगले वक्ता के रूप में आज के उद्घाटनकर्ता एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य, आज के हमारे जो सम्मानित साहित्यकार हैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी मैडम,